अब हम कुछ नहीं बोल सकते, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। देखेंगे द एज ऑफ सोशल चेंज मैंने आप लोग को कराया था। लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव क्या थे आपको पता है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज ये भी बताया था कि जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी, औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ, ठीक है। तो ये क्रांति होने के बाद समाज में क्या चेंज हुआ, कौन बच्चा मुझे बताएगा। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, तो समाज में क्या चेंज हुआ इस औद्योगिक विकास के कारण, कोई भी बता सकता है। हाँ, औद्योगिक क्रांति होने के बाद जो बच्चे थे और जो लोग काम सारे काम करने के लिए जाने लगे, और साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि सब लोग ज्यादातर बिजनेस फील्ड में जाते थे। हाँ, ये सोचते थे कि बिजनेस फील्ड में जाना अच्छा था, बिल्कुल। मतलब कि समाज के लोगों में मतलब एक थॉट बन गया था कि बिजनेस फील्ड बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे कि हमारे इंडिया में कलेक्टर की पोस्ट के लाइक ऐसे ही उनके लिए बिजनेस फील्ड बहुत अच्छी स्कोप है। जी बिल्कुल सही बात। पहले ये माना जाता था कि जिसके पास जितना जमीन है, जो जितना बड़ा जमींदार है, लैंडलॉर्ड है, वही उतना बड़ा आदमी है देश में। पूरे यूरोप में भी ऐसा ही होता था। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद पूरा का पूरा समाज इंडस्ट्रियल हो गया। मतलब कि जो जितना ज्यादा इंडस्ट्री था, जहां जितनी ज्यादा इंडस्ट्री थी, जो लोग जितने बड़े इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे, या तो एज ए वर्कर। अब अगर आप मजदूरों की बात करें, अगर आप किसी जमींदार के अंदर, लैंडलॉर्ड के अंदर में काम करते थे, ठीक है ना, तो आपको एक बंधुआ मजदूर या बॉन्डेज लेबर की तरह काम कराया जाता था। आपके सारे अधिकार छीन लिए जाते थे। आपको कुछ बोलने का अधिकार नहीं था। जितना दिया जाएगा उसी मजदूरी में, या कभी कभी बिना मजदूरी के बेगार भी कराया जाता था। तो इस चीज से बचने के लिए, शायद किसी को सौभाग्य मिले या ना मिले, 11th क्लास में ये पढ़ाना है मेरे को, पढ़ाया भी था हिस्ट्री में पिछले बैच में मैंने, कि जब पूरा का पूरा यूरोप और पूरा, जैसे फ्रांस की बात करो और ब्रिटेन की बात करो, दो देश की बात करो, तो गांव में जो मजदूर थे, जिनके लैंड लेस थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, जमीन अपनी नहीं थी, तो जमींदार या बड़े किसान के खेतों पे काम करते थे। उनका जीवन नरक से भी बदतर था, ठीक है ना। और एक तरह से समझ लीजिए कि वो कोई भी ऐसा रास्ता चाहते थे जिससे वो आजाद हो सके, और ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी या औद्योगिक समाज ने उनको ये रास्ता दिया। उनको कुछ भी नहीं करना था, बस एक बार वो शहर पहुंच जाते, कोई ना कोई इंडस्ट्री में, कारखाने में नौकरी कर लेते। अब जो चाहे पहने, जो चाहे खाएं, जिसके फैक्ट्री में काम करना चाहे करें, ठीक है ना। और कुछ लोग इसी में से जैसे थोड़े बहुत डेवलप होने लगे, तो क्या किए, उन्होंने इंडस्ट्री अपनी बनाने लगी, थोड़े बहुत उद्योग करने लगे, थोड़े छोटे मोटे कारखाने से बड़े बड़े कारखाने लगाने लगे, और इस तरह से समाज का चेंज हो गया। समझ में आ रही बात। कुलीनवाद या एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी वर्ड याद होना चाहिए। एरिस्टोक्रेसी को कोई समझा सकता है मुझे? हाँ, जो कुलीनवाद मतलब जो राज परिवार से बिलोंग करते। जी, एरिस्टोक्रेसी में मतलब आप ये मान के चलेगा ना, केवल आप बड़े जमींदार लैंडलॉर्ड को लेके चलेगा ना, तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर रहेगा। तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब था जिनके पास जमीन जायदाद बहुत ज्यादा था, 200 एकड़, 300, 500, 1000 एकड़ तक की बड़ी बड़ी जमींदारियां होती थी, ठीक है। तो इस औद्योगिक समाज ने, इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने, उस एरिस्टोक्रेसी को खत्म कर दिया। अब कितने भी बड़े जमींदार हैं, आप बैठे रहिए, आप मजबूर हो, ज्यादा मजदूरी देके लेबर लाके आपको खेत में काम कराना पड़ेगा, नहीं तो वो आजाद थे, अब चले जाते थे अपना शहरों में काम करने की। अब उसकी ज्यादा पहुंच थी जिसके पास इंडस्ट्री थी, क्योंकि फायदा उद्योगों में था। खेतीबाड़ी में क्या फायदा था, साल के अधिकतर महीने तो बर्फ ही रहता था, खेती तो हो ही नहीं पाती थी अच्छी। चलिए, सैफ्रोगेट मूवमेंट कौन बताएगा बेटा? उसको सैफ्रोगेट मूवमेंट ही, मताधिकार। 1946 में पहली बार औरतों को यूरोप में वोट का अधिकार दिया गया, और वो देश कौन सा था लाडू? फ्रांस, 1946 में। इससे पहले जितनी भी सरकार थी, जितनी भी प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी थी, किसी में भी औरतों को
वोट का अधिकार नहीं मिला था। इसी को तो जितनी भी लेडीज थी उन्होंने अपने पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए। फ्रांसीसी रेवोल्यूशन में मैंने पढ़ाया था। ओके, सैफ्रोगेट मूवमेंट। हाँ, वो जो मूवमेंट था उसमें ये था कि जो उदारवादी लोग थे वो भी जैसे मताधिकार, वो लोग ये मानते थे कि जो लोग कमाते हैं और जो पुरुष हैं और उनकी एक एज उन्होंने तय की हुई थी उससे बड़े हैं, उनको ही सिर्फ वोट देने का अधिकार है और महिलाओं को कहीं भी ना है जी। लेकिन कुछ उदारवादी लोग और जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार है, को भी समाज का बिल्कुल इसी वजह से क्रांति हुई जी। तो सैफ्रोगेट मूवमेंट्स औरतों का मोस्टली एक आंदोलन था कि औरतों को भी वोटिंग का राइट मिले, और इसमें कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स, इसमें से केवल रेडिकल्स लोगों ने औरतों के इस सैफ्रोगेट मूवमेंट को सपोर्ट किया था। ये क्वेश्चन किसी भी तरह घूम के आएगा। लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव, उदारवादी, रेडिकल तो रेडिकल ही थे, मतलब कि समझ रहे हैं ना, लिबरल उदारवादी, रेडिकल्स रेडिकल्स थे इंग्लिश हिंदी में, और कंजर्वेटिव मतलब कि रूढ़िवादी, मतलब पुरानी सोच रखने वाले। गुड, ये तीनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा चित्र से। मैंने पढ़ा था हिंदी में, तो उसमें ये था कि ना उदारवादियों ने उदारवादी की ज्यादा संख्या थी। ओके, इस मामले में अगर हम क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैम ने समझा दी, एक बच्चे ने बोला था रेडिकल, तो मैम ने उसको गूगल पे सर्च करके दिखाया था, देख लो बेटा। तो फिर वो बच्चा मतलब जिद कर रहा था ज्यादा, तो फिर वैसे वैसे मैम ने उसको गूगल पे सर्च करके दिखाया कि इसमें रेडिकल्स की संख्या थी लेकिन उतनी नहीं थी जितनी उदारवादियों की। उदारवादियों को माना था मतलब ज्यादा पूछा है जी। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यूरोप में कैसे समाजवाद आया। अगर सोशलिज्म की बात करें तो आपको कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, समाजवाद और पूंजीवाद समझ में आता है, मैंने समझा रखा। यूरोप में सबसे पहले सोशलिज्म रसिया में आया, ठीक है। यूरोप में सबसे पहले सोशलिज्म जो आया वो रशिया में आया जी। दोनों का शुरू से दोनों का, ठीक है। तो यूरोप में सबसे पहले रसिया में आया, और रसिया में मैंने आपको रूसो, कार्ल मार्क्स सब पढ़ा रखा था पहले। तो हम क्यों पढ़ा रहे हैं, पागल हैं हम। फ्रांस में था, कार्ल मार्क्स रशिया में। तो भूमिका की तो हो गई बात। अब हम बात करते हैं रूसी क्रांति, द रशियन रेवोल्यूशन। पेज नंबर निकाल लीजिए आप लोग, अगर बुक लाने की अगर आपने जहमत की है तो, मैं तो जद्दोजहद करते रहिए। देखिए in one of the least industrialized of European states, the situation was reserved socialist took over the government in Russia through the October Revolution of 1970. आप लोग को याद ही होगा, फ्रांस में लुई था, लुई 16, और रशिया में जार निकोलस था। यहाँ पे राजा को जी द्वितीय जार निकोलस सेकेंड 1970 से पहले रशिया के राजा थे, ठीक है। और इनको हटा करके, क्योंकि 1917 में 1970 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ, और यहां से भी साम्राज्यवादी सरकार इस राजा को हटा करके, जार को हटा करके यहां पर समाजवादी या सोशलिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना की, ठीक है। देखते हैं, The fall of monarchy in February 1917 and the event of October are normally called the Russian Revolution. फरवरी 1917 में जैसे ही जार की या राजा की सरकार गिर गई, सूझपान क्या नाम पंडित जी, सूझपान क्या ये? अरे कोई दिक्कत नहीं यार, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आ जाओ बेटा, गेट थोड़ा सटा दो। हाँ 17 ठीक है। तो ये रशियन रेवोल्यूशन फरवरी 1917 में वहां पे जार को गिलोटिन कर दिया गया। आप लोग हाँ तो मतलब समझ ही रहे हैं, टिटुआ काट दिया गया उनका।
अरे तो ना काटो ना, छोड़ो, ठीक है, जो भी हो। देखिए, और अक्टूबर 1917 में जो भी इवेंट्स हुए, जो भी वहां पे एक्टिविटीज हुई पूरे रशिया में, उसी को रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। अब ध्यान से सुनेंगे। द रशियन एम्पायर इन 1914, मैं 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ, उससे 3 साल पहले की अगर बात की जाए, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ। इन 1914, TSAR इंग्लिश में लिखा हुआ, तो जार पढ़ेंगे आप इसको, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन इसकी जार होती है। जार निकोलस सेकेंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। रसिया और पूरे साम्राज्य पे जार निकोलस सेकेंड का राज था 1914 तक। Beside the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine, and Belarus. मैंने जितने भी अभी नेम आपके सामने बोले हैं, ये सारे के सारे पूर्वी यूरोप या ईस्टर्न यूरोप के देश हैं। एक छोटी सी बात यहां पर जोड़ दूं तो आपको ध्यान में आ जाएगा। कोल्ड वार का नाम कभी भी सुना है आप लोगों ने बच्चों ने? शीत युद्ध सुना है ना? थोड़ा बहुत सुना। हुआ क्या, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 2 ही सुपर पावर बचे। एक था रसिया, दूसरा यूएसए, ठीक है। तो रसिया ने पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे, ईस्टर्न यूरोपियन देश को, उनको मिला करके सोशलिस्ट यूएसएसआर बनाया, सोवियत संघ, ठीक है। और ये जितने भी देश के मैंने नेम बोले, ये उसी समय से रसिया के अंडर में ही थे। 1991, एक सेकंड, नहीं वो हम बात भी नहीं करेंगे उसके बारे में बेटा, वो बहुत ज्यादा डीपली चले जाएंगे, बाद में बात बताएंगे, हमें चैप्टर भी खत्म करना है। 1991, 1991 की बात बता रहा हूं। रसिया का उस समय प्रेसिडेंट बना, कौन था भाई 1991 में पंडित जी? शीत युद्ध वाला मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव रसिया का प्रेसिडेंट बना और उसने कहा कि हम जितने भी पूर्वी यूरोप के देशों को अपने में जोड़ के हमने रखा है, हम सबको आजाद करेंगे। हम सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं चाहते, समाजवादी, इससे, और सोशलिज्म को अपनाने के कारण या समाजवादी व्यवस्था को अपनाने के कारण रसिया की जो इकोनॉमी थी बहुत ही ज्यादा डाउन चली गई, ठीक है ना। और इस कारण से रसिया के प्रेसिडेंट ने सोचा कि हम इस यूएसएसआर को या सोवियत संघ का विघटन कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें। अब ये जितने भी मैंने नेम बताए उसी समय से सब आजाद हो गए और अपना अलग अलग एक कंट्री के रूप में अब है। यूएसए से बड़ी तो होनी ही थी, इसमें तो कोई शक ही नहीं था। पूरे दुनिया में, ठीक है ना, इकोनॉमी में एक बहुत बड़े इकोनॉमिकल चेंज का जो सबसे अच्छा तरीका अपनाया वो माओ त्से तुंग ने अपनाया। माओ त्से तुंग, ये था चाइना का प्रेसिडेंट, ठीक है, माओ त्से तुंग। हमारे जिस तरह हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, उसने मिक्स्ड नहीं अपनाई, उसने सोशलिस्ट इकोनॉमी ही अपनाई, समाजवादी अर्थव्यवस्था ही अपनाई। लेकिन धीरे 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 स्लोली उस चीज को अडॉप्ट करता चला गया। इसीलिए चाइना में सोशलिस्ट इकोनॉमी तो सक्सेसफुल हुई, लेकिन रसिया में नहीं। चलिए, हाँ अभी भी है। उससे कोई दिक्कत नहीं, बाहर के देशों से व्यापार सरकार करती है, तो सरकार तो किसी सोशलिस्ट इकोनॉमी में कहां लिखा गया है कि अब बाहर के देशों से व्यापार नहीं कर सकते। It stretched to Pacific and comprised today's Central Asian state as well as Georgia, Armenia, Azerbaijan. The majority religion was Russian Orthodox Christianity. यहां पर जितने भी देशों के नाम बताए गए रसिया के अलावा, वो ऑर्थोडॉक्स क्या कहते हैं, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, मतलब क्रिश्चियन या ईसाई धर्म को
बहुत ही प्राचीन काल में ईसाई धर्म को जैसे माना जाता था, बहुत ही एंशिएंट टाइम में, उसी तरह से क्रिश्चियन रिलीजन को या ईसाई धर्म को ये फॉलो करते थे, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, और जो कि याद रखिएगा जैसे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में आप एक दिन बात हो रही थी आप लोगों से, तो एक तो है रोमन, इटली की कैपिटल है रोम, वहां कैथोलिक चर्च, कैथोलिक ईसाइयों की एक कैटेगरी, और जो यहाँ पे ग्रीक मतलब यूनान है ना, यहाँ ऑर्थोडॉक्स वाले हैं। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, यूनान और ये जो इजराइल वाला देश है, यहाँ पर ही मतलब कि जो इनका ऑर्थोडॉक्स तरीका था क्रिश्चियनिटी को मानने वाला, और उन्होंने ही सूली पे चढ़ाया था ईसा मसीह को, जैसे कि बताया था हमने आप लोगों को, वो भी बता देते हैं, एक सेकंड। वहां का जो गवर्नर था ना, वो सोचता था, क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट थे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा फेमस होने लगे। अब ये ज्यादा फेमस होने लगे तो उसको लगा कि भाई कहीं ये हमारे सत्ता पे कब्जा ना कर ले, ये इतना फेमस क्यों हो रहा है, तो झूठा आरोप लगा के उनको सूली पे चढ़ा दिया। जीसस क्राइस्ट बेटे ईसाई धर्म के कैसी बात करी, पूरी दुनिया मानती है उनको, बहुत अच्छे इंसान थे। हाँ अच्छा ठीक है, नहीं आपका मैं कंटेक्स्ट समझ गया, सही पूछा इसने। धर्म में भी अगर इस्लाम की बात करो तो मोहम्मद साहब कैसे थे, अगर उनसे कंपेयर किया जाए बेटे, तो वो शांतिवादी थे। उनको ये जिहाद, ये पूरा लूटना या सब पे कब्जा करके पूरे अर्थ पे एक धर्म की स्थापना, ऐसा नहीं था उनका। शांति के, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, वर्धमान जैन हो गए, उसी तरह ईसा मसीह जी, उनमें ऐसा कुछ नहीं। देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि 1914 में जार निकोलस सेकेंड जिस बड़े साम्राज्य पर राज्य करता था, बड़े एम्पायर पे, वहां रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ये दो तो थे ही, और इसी को बेटा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। सॉरी, ये तो दो थे अलग, इसके अलावा 4 और धर्मों के, मतलब रशियन और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी तो थे ही। आ रहा हूं क्या, सरभड़क में आ गया। उसके साथ साथ कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट, ये सारे धर्मों को मानने वाले भी इनके साम्राज्य में। हाँ, मेरा बुद्धिस्ट कैसी बात कर रही है बेटा, बिहार की रहने वाली कति बुद्धिस्ट कहां से स्टार्ट हुए थे, क्या बोलती हो? हाँ तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, बिल्कुल पूरे दुनिया में अगर बौद्ध धर्म के प्रचार की बात करें, अगर आपने पूछा है तो आपको बता, सबसे पहला तो ये इनिशिएटिव लिया था अशोका ने, लेकिन वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही उसने फैलाया, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, चाइना, है ना, भूटान, इन सब देशों में फैलाया। लेकिन इसके बाद यहां से और आगे बढ़ाने वाला जो काम हुआ वो उन देशों ने किया, भारत ने नहीं किया। जैसे चाइना ने फैलाया, जापान ने बहुत ज्यादा स्प्रेड किया इसको। चाइना में अब कह भी सकते हो, क्योंकि बुद्धिस्ट नहीं है वहां, बहुत ज्यादा है ना, वो भी है, नास्तिक धर्म को अपनाने वाले, कन्फ्यूशियस धर्म को अपनाने वाले भी हैं। बुद्धिस्ट आपको तिब्बत में ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि बेटा आपको मैं ये बात बता दूं, जो कम्युनिस्ट होते हैं ना, समाजवादी, साम्यवादी, जिस तरह के रशिया है, कोरिया, उत्तर कोरिया है, चाइना है, तो ये लोग नास्तिक होते हैं, किसी धर्म को नहीं मानते, किसी भगवान को नहीं मानते, ठीक है ना। भूटान बौद्ध, टोटल बौद्ध है उसी देश में ज्यादा। भूटान छोटा देश है ना, तो मैंने पूछा किस देश में ज्यादा बौद्ध लोग। आप एक डाटा पूछ रहे हो ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुद्धिस्ट देश में, मतलब अधिकतर। हाँ तो वही बेटा ना, वो डाटा ही पूछ रहे हो ना। अगर मैं कहूं कि दुनिया में सबसे अधिक मुसलमान कहाँ है, किस देश से, पता है आपको? इंडोनेशिया। दुनिया में सबसे अधिक हिंदू कहाँ है? इंडिया। हाँ तो उस तरह से अगर आप बुद्धिस्ट पूछ, नेपाल में मिलते हैं, और भी जगह थोड़े बहुत है फैले हुए, लेकिन इंडिया मतलब कि मोस्टली 90% से अबव तो इंडिया में ही है। चलिए, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अर्थव्यवस्था और समाज
मैं रसिया की बात कर रहा हूं। At the beginning of the 20th century, the vast majority of Russian people were agriculturists. आपको पता है कि 19th सेंचुरी से पहले रसिया में अधिकतर लोग खेती बाड़ी का ही काम करते थे। About 85% of Russian Empire's population earned their living from agriculture. This portion was higher than the most European countries. 85% से लगभग 85% रसिया के लोग खेती करके ही अपना पेट पालते थे, ठीक है, जो कि पूरे, और इसमें जितने नंबर ऑफ लोग थे पूरे यूरोप में जितने लोग थे उससे भी ज्यादा ही है, क्योंकि बड़ा था, आधा यूरोप तो भी तो ले ही रखा है इसमें। फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द पोर्शन वाज बिटवीन 40% एंड 50%। तो अगर फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो फ्रांस में केवल 40% और जर्मनी में केवल 50% लोग ही खेती बाड़ी के काम में लगे हुए थे। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ पे 85। In the empire, cultivators produced for the market as well as their own need, and Russian was a major exporter of grain. यहाँ पे जो लोग भी अनाज उगाते थे, एक तो अपने पेट पालने के लिए तो होता ही था, और मोस्टली एक्सपोर्ट किया जाता था। रसिया शुरू से ही दुनिया में अनाज को बेचने वाला या निर्यात करने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला एक बहुत बड़ा देश था, क्योंकि इसके पास बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन होता था। सर मतलब ये लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने ही लोगों से लड़ाई की। हाँ, जैसे कि फ्रांस में। हाँ, ये भी ऐसे जी बिल्कुल, मतलब हमारे जैसे नहीं था कि दूसरा नहीं, हाँ नहीं, बिल्कुल सही करो। वो कोई बाहरी देश आके देश से जिन्होंने आजादी नहीं ली, अपने ही देश से मतलब एक शासन को हटा के दूसरा शासन। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल करते, और ऐसा सबसे बड़ा एग्जांपल आपको मैं बता दूं, हम लोग के होश में हुआ है नेपाल में, मोनार्क सिस्टम था, वहां पर उसको हटा के डेमोक्रेसी लाई गई। हाँ, बहुत लेट में हुआ था, आई थिंक सो ये 2003 या 4 के करीब में वहां पे डेमोक्रेसी लाई गई। इंडिया वाज फाउंड, industry was found in pockets. Prominent industrial areas were St. Petersburg and Moscow. Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craftsmen. Many factories were set up in the 1890s when Russian railway network was extended and foreign investment industry increased. देखिए, यहाँ पे पूरे के पूरे रसिया में उद्योग नहीं फैले हुए थे, इंडस्ट्री नहीं फैली हुई थी, कुछ में ही फैले हुआ था। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, सेंट पीटर्सबर्ग आपने नाम भी नहीं सुना होगा या कभी सुना हो, और मॉस्को का तो नाम सुना है। ये बिल्कुल यूरोप में है, यूरोप के एकदम बॉर्डर पे, एकदम यूरोप जहां खत्म होता है इस यहाँ पे, उसमें मिलेगा, अटलांटिक ओशन से सटा, इतना एकदम इधर मिलेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा डेवलप है, आज से नहीं, ये जब जार निकोलस सेकंड थे तब से ये डेवलप था। तो यहीं पे सारी इंडस्ट्री एक्यूमुलेट हुई थी, मतलब एक जगह थी, सेंट्रलाइज थी, समझ रहे हैं? यहाँ पे क्राफ्ट्समैन जो अपने बुनकर होते थे, कपड़े बुनते थे, उनके साथ साथ भी छोटे मोटे शॉप्स या कारखाने होते थे। जी हमारे इंडिया में ऐसी जगह होती जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्री। हाँ, अहमदाबाद, मैंने कि गुजरात और बॉम्बे, शुरू से बॉम्बे था। अरे कभी नहीं, दिल्ली था, कब था क्या दिल्ली? 1912 के बाद तो अंग्रेजों ने इसको राजधानी बनाया, 1912 में राजधानी बनाया, और उसके बाद आजादी के बहुत सालों बाद यह दिल्ली में थोड़े बहुत फैक्ट्री कारखाने लगे, और अभी भी दिल्ली में उतने फैक्ट्री कारखाने नहीं है जितने बाहर। हरियाणा, अब हरियाणा इज नॉट अ इंडस्ट्रियल स्टेट, बात समझ रहे हैं? गुजरात शुरू से ना, गुजरात हो गया, बॉम्बे शुरू से। देखिए, तो यहां पर क्या हुआ कि कुछ जगह ऐसे थे जहां इंडस्ट्री केंद्रित थी, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग की बात करो आप, मॉस्को की बात करो, मॉस्को की। इसके साथ साथ यहाँ पे जब रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, आपको पता है सेंट पीटर्सबर्ग जो कि अटलांटिक ओशन के कोस्ट पे है रसिया का, सेंट पीटर्सबर्ग एक सिटी है, वहां से लेकर के व्लादिवोस्तोक जो कि बिल्कुल पैसिफिक ओशन पे एकदम नॉर्थ कोरिया के एकदम तट के पास सटा हुआ है, नॉर्थ कोरिया से थोड़ा ऊपर ही नीचे होगा, उतनी लंबे रेलवे लाइन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन इसको कहा जाता है, ठीक है? ये उन्होंने बनाई, दुनिया की आज भी सबसे लंबी रेलवे लाइन यही।
तो ये रेलवे लाइन का बहुत अधिक डेवलपमेंट हुआ, इससे इंडस्ट्री और भी बढ़ी। और मैं आपको बता दूं कि रेलवे लाइन के विकास के कारण, ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट के कारण सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि इसके दूर दराज के इलाकों में, और एक अच्छा सॉरी आपको एक नॉलेज के लिए बता दें, आप जो पूरा का पूरा ऊपर रसिया मैप पे देखते हो ना, तो रसिया का यूरोपियन और एशियन साइड को बांटने वाला जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे यूराल माउंटेन है, यूराल, ठीक है। यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप के मतलब बीच का बॉर्डर लाइन है, मतलब कि दोनों को बांटने रशिया को भी दो और हाँ रसिया को। तो यूराल माउंटेन वाला जो इलाका है, वहां पे बहुत अधिक नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम तो है ही, सबसे बड़ा बात है कोयला। कोल का बहुत बड़ा मतलब कि रिसोर्स है रसिया के पास। रशिया को तो सिर्फ मिलिट्री मतलब कि वैसे अच्छे से करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बीच में इतना बड़ा माउंटेन खराब हो जाता तो बेटे रास्ते भी तो है ना, माउंटेन्स होते हैं तो पास भी तो होते हैं ना उसके बीच से क्रॉस करके जाने के लिए। है। फिर भी एक साइड अरे रसिया रसिया है, रसिया की बात क्या है, रसिया वो कर सकता है जो आदमी सोच भी नहीं सकता, और एक ही बार में बम फोड़ते हैं, वो बताते भी नहीं। आगे चलते एक बार मैं 2-3 पेज